नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वशिष्ठ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे वास्तु के कुछ ऐसे सरल उपायों के बारे में, वास्तु के कुछ ऐसे सिद्धांतों के बारे में जिसको अगर आप भली भांति जान लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका लाभ होने वाला है। देखिए, जहाँ तक वास्तु और ज्योतिष का सवाल है तो वास्तु एक अलग विषय है और ज्योतिष एक अलग विषय है। जब हम वास्तु को देखते हैं तो एक ये लगा लो कि हमारे मन में एक विचार आता है कि घर, दरवाज़ा, छत। तो वास्तु का यहाँ तक तो मतलब समझ में आता है, लेकिन वास्तु का अगर हम उपयोग अपने जीवन में देखें तो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। कुछ ऐसी निशानियाँ होती हैं वास्तु में जिसको अगर हम भली भांति जान लेते हैं, उनको अपने जीवन में उतार लेते हैं, या कुछ ऐसे हमारे जीवन में लक्षण घटित होना शुरू हो जाते हैं जो एक विशेष हमारे जीवन में आपदा लेकर आते हैं। बहुत बड़ी मुश्किलों का हमको सामना करना पड़ता है अगर हम उस चीज़ को फॉलो करके नहीं चलते हैं। देखिए, कुछ समय पहले मैंने एक जातक की प्रेडिक्शन की थी कि आप उस जो लड़का था तो उसके बारे में मैंने प्रेडिक्शन की थी। उसकी नई नई शादी हुई थी कि आपकी शादी इस महीने या इस तारीख के आसपास तो हो जाएगी, लेकिन आप जब आपकी वाइफ के पेट में आपकी पहली संतान आ जाए या वो प्रेग्नेंट हो उस समय, तो आप घर की मरम्मत वगैरह मत कराना, छत वगैरह मत बदलवाना, या जो सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं उनकी मरम्मत आप मत कराना, टॉयलेट वगैरह चेंज मत कराना, नहीं तो आपको आपकी जान का खतरा हो सकता है। तो उस लड़के ने ऐसे लाइकली ही ले लिया इस चीज़ को। तो जैसे ही थोड़ा सा देरी से उसकी संतान, उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हुई, लगभग 1.5-2 साल के बाद में, तो उसने पहले अपना नया चौबारा या अपना नया घर बनाया था उसकी वाइफ के आने से पहले। तो उसके घर की छत में कुछ साइड इफ़ेक्ट वगैरह हो गए, पानी वगैरह सीलन वगैरह चढ़ने लग गई, जो कि शनि का कारक होता है, जो दीवारों पे सीलन वगैरह चढ़ती हैं। तो वो नहीं माना इस चीज़ को। तो जैसे ही उसने उसको रिपेयर छत को कराया अपनी को, तो ठीक 7 से 8 महीने के बाद जैसे ही उसकी पहली संतान होने को ही थी बस, तो उसी समय उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो वास्तु यहाँ तक इफ़ेक्ट करता है। तो आइए वास्तु के कुछ ऐसे नियम देख लेते हैं जो सभी भावों के बारे में हम बताएंगे, सभी ग्रहों के बारे में बताएंगे। ये वीडियो सभी के लिए लाभदायक साबित होने वाली है। शुरू करते हैं। देखिए, मकान की हालत देखकर उसमें रहने वालों के बारे में बताया जा सकता है। वास्तु के हिसाब से 5 कोण वाला मकान नहीं बनाना चाहिए। वास्तु का सही तालमेल ही घर, परिवार और अन्य स्थानों में शांति और सुख प्रदान करता है। अब ग्रहों के हिसाब से वास्तु के कारकताओं के मुख्य पहलू की एक छोटी छोटी इकाई को देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य के कारक, या जो सूर्य का कारक तब होता है वो मुख्य द्वार होता है। चंद्रमा का कारक तो में आते हैं जलाशय, जल स्रोत। मंगल में आते हैं भूमि, युद्ध अक्षेत्र, अग्नि अक्षेत्र, जो शस्त्र रखे होते हैं या जो हथियार वगैरह रखने की जगह होती है वो आते हैं। बुध के कारकत्व में आते हैं हरियाली की जगह आती हैं, जो बड़ी बड़ी हरियाली की जगह होती हैं। हरे खेत आते हैं और कोषागार आते हैं, जो कि मुंशी वगैरह जहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी अपने बही खाते रखते हैं। गुरु के दायरे में आते हैं पूजा स्थान आते हैं, मंदिर आते हैं, गुरुद्वारे आते हैं। शुक्र का प्रतिनिधित्व जो करता है वो करता है रंगमंच करता है, श्रृंगार गृह करता है, जहाँ पर औरतों को सजाया जाता है, या नाटक मंच होते हैं।
और स्लीपिंग रूम का भी कारक जो है वो शुक्र ग्रह है। अब शनि के लिए हम बोल सकते हैं, शनि के बारे में मैं आपको बताता हूँ। शमशान जो होते हैं वो शनि का कारक होते हैं। वीराना जो होता है, जहाँ पे कोई नहीं रहता, जहाँ पे वीरान ही वीरान चीज़ें होती हैं, वो शनि का कारक होती हैं। पुराने मकान, जर्जर खंडर, पुरानी बिल्डिंगें शनि का ही कारक होती हैं। राहु के कारकत्व में आते हैं सन्नाटा आता है, वीराना आता है, पाताल आता है। जो हमारी जहाँ जो ज़मीन की तह के तह पे हम जाते जाएं तो उसको हम पाताल बोलते हैं, तो वो राहु के कारकत्व में आता है। सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं तो वो भी राहु की कारक होती हैं। शौचालय जो होते हैं हमारे, वो भी राहु के कारक होते हैं। घर की छत एक मुख्य होती है, कारकत्व में आती है, जो राहु में आते हैं। केतु में आते हैं पलंग, घर की पताका जो होती है, या स्वर्ग जो होता है, जहाँ पर मरने के बाद हमको स्वर्ग मिलता है, तो वो भी केतु का ही कारक होता है। पताका जिसे ध्वजा कहते हैं, घर की छत पे हम जो वो झंडा लगा देते हैं, वो भी राहु के उस दायरे में आता है। देखिए जो वास्तु की जो चीज़ें होती हैं, मेन रूप से शनि, राहु, केतु, जो ये 3 ग्रह हैं, ये मुख्य रोल प्ले करते हैं वास्तु में। अगर इनके हम लक्षणों को भली भांति, इनके जो लक्षण के साइड इफेक्ट होते हैं, या जो इनके लक्षण खराब हो जाते हैं हमारे घर में, जो लक्षण होते हैं, अगर उसको हम पहले पकड़ लेते हैं तो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से हम बच सकते हैं। अब हम ग्रहों के अनुसार द्वादश भाव में वास्तु के कुछ ऐसे पहलू की चर्चा करेंगे जो सावधानियां तो हैं ही, साथ में निशानियां भी देखने को मिलती हैं। उम्मीद है आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। सूर्य, जिसके भी प्रथम भाव में सूर्य ग्रह हो, उसके वास्तु के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य द्वार पूर्व में शुभ होगा। उसके दूसरे भाव में, जिस भी जातक के दूसरे भाव में सूर्य हो, तो ऐसा जातक अगर मंदिर या धर्मशाला बनवाए तो शुभ होगा। तीसरा भाव, जिस भी जातक के सूर्य तीसरे भाव में होगा, अगर उसका दक्षिणी द्वार शुभ होगा, अपना जो वो मकान बनाए तो उसमें उसका जो मेन गेट है वो दक्षिण की तरफ अगर वो लगा दे तो वो काफ़ी शुभ माना जाता है। जिस भी जातक के चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो उसको उत्तरी द्वार में छोटे पौधे लगाने चाहिए। अब पाँचवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। जिस भी जातक के जन्म कुंडली में पाँचवें भाव में सूर्य हो तो पूर्व की दीवार के साथ में रसोई घर शुभ रहती है। छठे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्व की दीवार तोड़कर रोशनदान ना बनाएं, या जो हम पूर्व की दीवार तोड़ करके खिड़की जंगले वगैरह लगा देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, तो ऐसी चीज़ें घर में आप ना बनाएं, नहीं तो इससे बड़ी मुसीबतों का हम न्योता दे सकते हैं। जिस भी जातक के जन्म कुंडली में सातवें भाव में सूर्य हो तो मुख्य द्वार दक्षिण में वो अगर लगा ले तो वो थोड़ा शुभ माना जाता है। ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन थोड़ा शुभ माना जाता है। आठवें भाव में जिस भी जातक के जन्म पत्री में सूर्य हो तो दक्षिण में बेडरूम बनाएं। दक्षिण में जो अपना, जैसे कहते हैं कि आराम की जगह होती है, जो आराम की जगह अगर हम बनाते हैं, जहाँ पर हम आराम करते हैं, या बाहर के जो गेस्ट आते हैं उनके लिए जगह बना दें तो काफ़ी शुभ माना जाता है। अब नवम भाव के बारे में बात कर लेते हैं। रसोई घर में खाली बर्तन ढक कर रखें। ठेकेदारी के काम से लाभ होगा। 10वां भाव के बारे में बात कर लेते हैं। जिस भी जातक की जन्म पत्री में 10वें भाव में सूर्य हो तो पश्चिम की दीवार में रोशनदान ना बनाए। 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिम में लोहे के सामान ना रखें। कुछ भी लोहे का हो, जो होती है बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और विशेष रूप से जंग लगा लोहा पश्चिम की दीवार में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अब 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य द्वार पूर्व में शुभ होगा। ठेकेदारी के काम से नुकसान होगा। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। जिस भी जातक की जन्म पत्री में पहले भाव में चंद्रमा हो तो 24 से 27 वर्ष के मध्य अपनी कमाई से घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। पैतृक जमीन जायदाद मिलती है, यानी इसको अपने बाप दादा से ज़मीन जायदाद वगैरह, घर वगैरह मिल सकते हैं। तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी घर की नींव में दबाना चाहिए।
चौथे भाव के बारे में देख लीजिए घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पाँचवें भाव में बात कर लेते हैं, जातक की संतान संपत्ति का नुकसान करती है, यानी उसको घर से निकाल सकती है। उसके घर का जो जब भी उसकी संतान पहली होती है तो उसको उसके घर का सुख मिलना कम हो जाता है। छठे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जातक की संपत्ति ऋण कारणों से चली जाती है। सातवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, वैवाहिक विवादों के चलते घर की धन संपत्ति खोनी पड़ सकती है। आठवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, आज जब भी जिस भी जातक के जन्म पत्री में आठवें भाव में चंद्रमा हो तो यहाँ चंद्रमा जातक को खानदानी संपत्ति से वंचित कर सकता है, यानी उसको अपने बाप दादा से किसी भी तरह की घर जमीन जायदाद वगैरह मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। नवम भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जातक को पिता के घर का हक मिलता है। दसवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, व्यवसाय में नुकसान ही नुकसान होते हैं। 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, शनिवार से घर का निर्माण या चंद्रमा के शत्रु को बलवान बनाते हैं। शनिवार से अपने घर का जो नींव है वो नहीं रखनी चाहिए जिस भी जातक के जन्म पत्री में 11वें भाव में चंद्रमा हो। 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, कोई शैक्षणिक संस्थान ना खोलें या पढ़ाई से संबंधित कोई भी काम ना करें, अन्यथा पैतृक संपत्ति यानी कि अपने बाप दादा से किसी भी तरह की कोई भी संपत्ति जमीन जायदाद मिलने में से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, उसको फ़ायदा नहीं मिल पाता। अब मंगल के बारे में बात कर लेते हैं, जिस भी जातक की जन्म पत्री में प्रथम भाव में मंगल हो तो मकानों के काम से उसको लाभ होता है। दूसरे भाव में मंगल हो तो पारिवारिक विवादों के चलते पैतृक जमीन जायदाद खोनी पड़ सकती है। तीसरे भाव के बारे में देख लीजिए, अत्यधिक मेहनत पराक्रम लड़ाई झगड़ों का कारण बनता है। चौथे भाव के बारे में देख लीजिए, अपना घर होगा, खानदानी घर से बाहर रहना लाभकारी साबित होता है। पाँचवें भाव के बारे में बात कर ली थी, जन्म स्थान से दूर निवास करना पड़ता है। छठे भाव के बारे में बात कर लीजिए, जिस भी जातक की जन्म पत्री में छठे भाव में मंगल हो तो भूमि के कार्य से जो उसको भूमि के कार्य होते हैं, भूमि से संबंधित जो भी वो कार्य करता है तो उसके वो पूरे होते हैं। सातवें भाव के बारे में बात कर लीजिए, पारिवारिक घर के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आठवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, खानदानी संपत्ति प्राप्त होती है। नवम भाव के बारे में बात कर लेते हैं, अपना घर बनाने में बाधाएं आती हैं। 10वें भाव के बारे में बात कर लीजिए, कई मकान के मालिक होंगे या उसके कई मकान होते हैं जिस भी जातक के जन्म पत्री में 10वें भाव में मंगल हो। अगर वो मंगल स्ट्रांग हो बाकायदा, उसके मित्र ग्रह का उसको साथ हो तो यहाँ पर मंगल कई मकानों का सुख देता है। 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, अपनी कमाई से भूमि भवन प्राप्त करेंगे। 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जातक को विदेश में रहना पड़ सकता है। अब बुध ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं, जिस भी जातक की जन्म पत्री में प्रथम भाव में बुध हो तो उसको किराए के मकान में रहना पड़ता है। ज़्यादातर मैंने देखा ये चीज़, खुद मैंने एक्सपेरिमेंट किया इसका, तो जातक बाहर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए बाहर किराए के घरों में रहने को मजबूर होता है। दूसरे भाव के बारे में, जिस भी जातक की जन्म पत्री में दूसरे भाव में बुध हो तो जन्म स्थान से दूर निवास करेंगे और उसको अपने घर का सुख नाम मात्र का ही होता है। तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, मकान का दरवाज़ा दक्षिण में ना बनाएं। जिस भी जातक की जन्म पत्री में तीसरे भाव में बुध हो तो उसको भूल कर भी दक्षिण में अपने मकान का दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए। अब चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जिस भी जातक के जन्म पत्री में चतुर्थ भाव में बुध हो तो ऐसे जातक को आर्थिक कारण से भवन निर्माण में देरी होगी। पाँचवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, मकान आगे से तंग और पीछे से चौड़ा होना शुभ होगा। छठे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, नया मकान बनाए तो दरवाज़ा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर न रखें। सातवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, मकान बनाने में घर वालों का साथ नहीं मिलता। आठवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जिस भी जातक की जन्म पत्री में आठवें भाव में बुध हो तो 34 वर्ष की आयु तक मकान ना बनाए, अन्यथा उसको अपने जीवन का खतरा हो सकता है। नवम भाव के बारे में बात कर लेते हैं, भवन कार्यों में पिता का सहयोग प्राप्त होगा। दसम भाव के बारे में बताता हूँ, घर का इस्तेमाल अपने कारोबार के लिए कर सकते हैं या अपने घर में किसी तरह का कोई भी ऑफिस
रन कर सकते हैं या किसी भी तरह कोई भी ऑफिस बना सकते हैं, उससे काफ़ी लाभ होता है। 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। सख्त मेहनत करने से ही भवन निर्माण कार्य पूर्ण होंगे। 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। अब गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। जिस भी जातक की जन्म पत्री में प्रथम भाव में गुरु हो तो उसको घर के बुजुर्गों का सहयोग लेकर ही घर निर्माण कार्य पूर्ण करना चाहिए। दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। जातक का मकान अच्छा होगा। तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। पिता की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। भव्य और आलीशान मकान बनाता है। जिस भी जातक के जन्म पत्री में चतुर्थ भाव में अगर गुरु हो और वहाँ पर स्ट्रांग हो, अपनी राशि में बैठा हो, मित्र ग्रह का साथ पा रहा हो और वहाँ पर उसकी डिग्री भी बढ़िया हो, तो उसके मैं ये भी मैंने कई जगह कई जन्म पत्रियों में देखा है, तो उसके बड़े बड़े आलीशान कोठी, पेंटा हाउस और जैसे बड़े बड़े शहरों में बहुत सी ज़्यादा आलीशान बंगले होते हैं उसके। 5वें भाव के बारे में देख लीजिए। पुत्र संतान के बाद प्रॉपर्टी बढ़ती है। 6ठे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। धन संपत्ति दान में दें। 7वें भाव के बारे में देख लीजिए। धर्म स्थल बनाने के अवसर प्राप्त होते हैं। 8वें भाव में जिस भी जातक के जन्म पत्री में अष्टम भाव में गुरु हो तो जातक का मकान खतरे में पड़े। 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। मेहनत से घर बनाने में कामयाबी मिले। 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। घर में मंदिर ना बनाए। ये खास तौर से इंस्ट्रक्शंस है। जिस भी जातक के जन्म पत्री में 10वें भाव में गुरु बैठा हो तो उसको भूल कर भी अपने घर में मंदिर वगैरह कोई किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक स्थल स्थान नहीं बनाना चाहिए जहाँ पर लगातार घंटियाँ बजती हों या पूजा पाठ होते हों, तो ये उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होता है। और धार्मिक नेता तो भूलकर भी ना बने ऐसे जातक। 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। कर्जों के कारण मकान का सुख प्राप्त न होने पाएगा। अब 12वें भाव के बारे में बात करेंगे। अब 12वें भाव के बारे में बात करेंगे। मकान आदि की बुनियाद रखने पर पिता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब शुक्र ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। जिस भी जातक की जन्म पत्री में प्रथम भाव में शुक्र हो तो उसको घर के कुछ हिस्से अनिर्मित रहेंगे, यानी कि उसको कभी तो उसके घर का टॉयलेट अधूरा रह गया, कभी छत अधूरी रह गई, कभी किसी दीवार में कुछ डिफेक्ट आ गया, कभी कुछ हो गया, तो घर में टूट फूट लगी रहेगी। दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। मकान का दरवाज़ा बिगड़ा हुआ ना हो या अपने मकान का जो मुख्य गेट है उसको सजा सवार कर आप जितना रखेंगे जिस भी जात तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा इतना ही मिलेगा। शुक्र ग्रह के बारे में बात हो रही है। तीसरे भाव में जिस भी जातक की जन्म पत्री में शुक्र हो तो मकान का सुख दुख ही देगा। जितना वो अपने द्वारा बनाए गए मकान में रहेगा उसके लिए उतना ही दुख उठाने पड़ते हैं। पैतृक संपत्ति अपने काम नहीं आएगी। चौथे भाव के बारे में देख लीजिए। उत्तम भवन का सुख मिलेगा। 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। स्त्री के जीवित रहते घर का निर्माण कार्य कराएं। 6ठे भाव के बारे में देख लीजिए। भवन निर्माण के बाद बुढ़ापे में सुख प्राप्त होता है। 7वें भाव के बारे में देख लीजिए। अच्छा भवन मिलेगा। 8वें भाव के बारे में देख लीजिए। मकान की नींव में चांदी के बर्तन में शहद दबाएं। जिस भी जातक की जन्म पत्री में शुक्र अष्टम भाव में हो तो उसके मकान की नींव में चांदी के बर्तन में शहद दबाना चाहिए। 9वें भाव के बारे में देख लीजिए। भवन निर्माण कार्य में घर की स्त्री से कुछ धन लेकर प्रयोग करें। 10वें भाव के बारे में देख लीजिए। धन दौलत और जायदाद की प्राप्ति होती है। 11वें भाव के बारे में बताता हूँ। भवन या मकान निर्माण का व्यय पत्नी के हाथों से कराएं। 12वें भाव के बारे में देख लीजिए। स्त्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब जातक जिस भी जातक के जन्म पत्री में 12वें भाव में शुक्र हो तो जैसे ही वो मकान बनाता है उसके बाद शुक्र से रिलेटेड कारकताओं या उसकी पत्नी पर स्वास्थ्य से संबंधित या किसी भी तरह से विपदा या कष्ट आने शुरू हो जाते हैं, अन्यथा भवन कार्य बाधित होते हैं। शनि के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जिस भी जातक की जन्म पत्री में शनि प्रथम भाव में हो तो उसको अच्छे घर की प्राप्ति होती है। वहाँ पर शुभ
फल दे रहा हो बाकायदा। दूसरे भाव के बारे में देख लीजिए शनि के बारे में। जिस भी जातक के जन्म पत्री में दूसरे भाव में शनि हो तो मकान का निर्माण मध्य नहीं रोकना चाहिए। जब मकान बनाए तो उसको अपने मकान पूरा करके ही छोड़ना चाहिए, बीच में उसका काम नहीं रोकना चाहिए, अन्यथा कष्ट भोगने पड़ते हैं। तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। मकान बनाने के बाद 3 कुत्ते पालें वरना दुख भोगने पड़ते हैं। चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। मकान बनाने से सास, माँ, मामा, दादी को कष्ट उठाने पड़ते हैं। पाँचवें भाव के बारे में देख लीजिए। मकान बनाने के बाद संतान को पीड़ा रहती है, इसके विपरीत संतान बनवाए तो खुशहाली रहती है। छठे भाव के बारे में बेटी की ससुराल से, अब जिस भी जातक के जन्म पत्री में षष्ठ भाव में शनि हो तो उसको बेटी की ससुराल से परेशानी हो सकती है। सातवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। शुभ हो तो जिस भी जातक के जन्म पत्री में सप्तम भाव में शनि तो व्यक्ति को एक के बाद एक मकान बनवाता है या उसको बहुत सारे मकानों का सुख ऐसे जातक को मिलता है। बने बनाए मकान ऐसे जातक को मिलते हैं जिस भी जातक के जन्म पत्री में सप्तम भाव में शनि हो, अगर वो शुभ हो रहा हो तो। और अशुभ हो तो अपना मकान ही बेचना पड़ सकता है उसको। आठवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। मकान बनाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नवम भाव के बारे में देख लीजिए। मकान निर्माण से पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। जिस भी जातक के जन्म पत्री में नवम भाव में शनि हो तो ऐसे जातक को, और वो डेबिलिटेड हो रहा तो ऐसे जातक को भूल कर भी 3 मकान नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा जैसे ही वो 3 मकान कंप्लीट करेगा साल 6 महीने के बाद उसको मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे ही आएंगे या उसको मृत्यु प्राप्त होती ही होती है। दशम भाव के बारे में बात करते हैं। व्यक्ति अपनी कमाई से घर बनवाता है तो दरिद्र हो जाता है, इससे अच्छा है कि वह किराए के मकान में रहे। 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। यदि 11वें भाव में शनि हो तो बुढ़ापे में मकान ऐसा जातक बनाता है। 12वें भाव के बारे में देख लीजिए। जैसा मकान बनने दें, शुभ होने पर आलीशान महल जैसा घर मिलता है। राहु के बारे में देख लीजिए। राहु के बारे में बात कर लेते हैं। पहला भाव देख लीजिए। 42 वर्ष से पूर्व मकान ना खरीदें ना बनाएं। दूसरे भाव के बारे में देख लीजिए। घर बनाते समय सरकार की ओर से बाधाएं आएंगी। तीसरे भाव के बारे में देख लीजिए। मरने के पश्चात जायदाद अवश्य छोड़कर जाता है, ऐसा जातक अपना घर छोड़ जाता है या ज़मीन जायदाद वगैरह छोड़कर चला जाता है। चौथे भाव के बारे में देख लीजिए। निर्माण कार्यों में ससुराल पक्ष से सहायता मिलती है। पाँचवें भाव के बारे में देख लीजिए। मकान की दहलीज में चांदी दबाएं। जिस भी जातक के जन्म पत्री में पंचम भाव में राहु हो तो उसको मकान की दहलीज में चांदी दबानी चाहिए। छठे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। ऐशो आराम से पूर्ण मकान का निर्माण होगा। सातवें भाव में देख लीजिए राहु कैसा प्रभाव देता है। जातक की जायदाद मित्र हड़पने की कोशिश करते हैं। अष्टम भाव में जिस भी जातक के जन्म पत्री में राहु हो तो मकान की छत बदलने से चंद्रमा के फल विपरीत प्राप्त होने लगते हैं, तो जातक को अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग हर हाल में रखना चाहिए। नवम भाव के बारे में बात कर लेते हैं। ईमानदारी की कमाई से मकान बनाना चाहिए। दसम भाव के बारे में बात कर लेते हैं। जिस भी जातक के जन्म पत्री में दसम भाव में राहु हो तो सरकारी भवन में रहने के अवसर प्राप्त होते हैं। 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। भवन तो प्राप्त होता है लेकिन भवन में रहने का सुख प्राप्त नहीं होता। 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। संभव हो तो मंदिर का निर्माण कराएं। जिस भी जातक के जन्म पत्री में 12वें भाव में राहु हो तो उसको धार्मिक स्थल बनाना चाहिए या धार्मिक स्थल जहाँ पर बन रहे हों वहाँ पर डोनेशन वगैरह देना चाहिए। केतु के बारे में बात कर लेते हैं। जिस भी जातक के जन्म पत्री में प्रथम भाव में केतु हो तो गली के आखिरी मकान में ना रहें। दूसरे भाव के बारे में देख लीजिए। 22वें वर्ष के बाद ही भवन बनवाएं। तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। मकान का दरवाज़ा दक्षिण की ओर ना रखें। चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं। समाज का अनादर ना करें या समाज में किसी की बेइज्जती वगैरह, किसी से कम ही बोलना चाहिए। जिस भी जातक के जन्म पत्री में चतुर्थ भाव में केतु हो तो उसको समाज से कम ही वास्ता रखना चाहिए, अन्यथा अपने जो घर के निर्माण कार्यों में वो उसका जो पूर्ण सुख है उसको मिलने में बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं। पंचम भाव के बारे में देख लीजिए। घर के ईशान कोण में
जिस तरफ सूर्य निकल रहा हो तो उसके उल्टे हाथ में ईशान कोण में कूड़ा करकट बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। छठे भावों के बारे में बात कर लेते हैं। भवन कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए ब्रह्म स्थान को रिक्त रखें। सातवें भाव के बारे में बात करते हैं। अपना घर होगा, खानदानी घर से बाहर रहना लाभकारी भी हो सकता है। अष्टम भाव के बारे में बात कर लेते हैं। घर निर्माण कार्यों में व्यर्थ अधिक खर्चा होता है। नवम भाव के बारे में बात कर लेते हैं। मकान के कार्यों से लाभ प्राप्त होता है। दसम भाव के बारे में बात कर लेते हैं। कई मकान के मालिक होंगे। दसम भाव में अगर राहु हो केतु हो तो वह स्ट्रोंग हो तो ऐसे जातक के कई मकान होते हैं। 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। खानदानी जायदाद के अधिक प्रॉपर्टी होंगी। 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। घर बनाने के लिए निसंतान व्यक्ति से ज़मीन ना खरीदें। तो देखिए ये तो थे मुख्य जो सिद्धांत थे, रूल रेगुलेशन नियम थे, कुछ भी आप कह लीजिए। तो इन काम को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मैंने सभी ग्रहों की यहाँ पर मुख्य व्याख्या की है। देखो सारी चीज़ें सारी बातें बताना असंभव है। तो आप अपनी किसी भी जन्म पत्री का किसी भी तरह से विश्लेषण करवाना चाहते हैं वास्तु के बारे में, या किसी भी आप कोई भी आप अपने करियर के बारे में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, तो आप मुझे बेझिझक होकर के कॉल कर लीजिएगा। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलता हूँ, एक नई वीडियो के साथ मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए और कमेंट आप मुझे ज़रूर कीजिए। प्लीज़ आप मेरी कमियों को बताइए। देखिए कमियां तो हर इंसान में होती हैं। आप मेरी कमियों को ज़रूर बताइए, मैं उनको सुधारने की हर हाल में कोशिश करूँगा। जय माता की आपको।